Let's talk about question number 70. ये छत्तीसगढ़ सिविल जज प्री एग्जाम 2023 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है. अंडर द कोर्ट फी एक्ट, the person appointed to shall the stand disobey the rule, or the person not appointed who shall or offered to shall the stand shall be punished with. इस केस में इसको फाइन होगा, साथ में 6 महीने की सजा. तो आंसर इसका डी. अगला सवाल है, read the following statement in correct option. Before passing the order on the request of the plaintiff regarding the exemption from the payment of court fees under section 35 of court fee act, the trial court is not bound to. ट्रायल कोर्ट बाउंड नहीं है ऑर्डर 33 जो सीपीसी का, उससे बाउंड नहीं है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? वैसे ये स्टेटमेंट सही है. अगला है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इश्यू नोटिस टू कलेक्टर बिफोर कंसिडरिंग पिटिशन फॉर एग्जम्पशन. नोटिस इशू करना जरूरी नहीं है एग्जम्पशन के लिए फी में, ये बात भी सही है. तो यहाँ पे लगता है एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं. अगला है, while making the application for exemption from the payment of court fees, the trial should be communicated to the collector by the court. ये बात भी सही है. उनको कोर्ट को कनेक्ट कर देना बता देना पड़ेगा कि ये फीस नहीं पे कर रहे हैं, इन्होंने एग्जेम्पशन मांगा था. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो आंसर होगा इसका ए. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 में. ये भी कोर्ट फी एक्ट है. तो कोर्ट फी एक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल जज एग्जाम में छत्तीसगढ़ के. 4 से 5 सवाल तक भी आते हैं 100 सवाल में से. तो छोटा सा एक्ट है लेकिन ढेर सारे सवाल आते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो सवाल क्या पूछा गया है? फॉल्स स्टेटमेंट. देखिए आप हमेशा ना ध्यान दीजिए कि पूछा क्या गया है, फॉल्स या ट्रू, वरना आप गलत स्टेटमेंट भी मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन है, इफ एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट इज प्रेजेंटेड ऑन और बिफोर द 19th डे की बात की गई फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, द फी leviable on the plaint of the memorandum of appeal shall be payable. अगर ये 19th डे तक तो अगर आपने एग्जेम्पशन मांग ली, ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं तो फीस पे करना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है. अगला है, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट इफ प्रेजेंटेड बिफोर द 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, द अप्रोप्रिएट कोर्ट द फी शैल बी पेबल एट हाफ ऑफ द लेविएबल फी. अगर रिव्यू मांग लिया गया है, रिव्यू मांगा है यहाँ पे रिव्यू मांगा गया है बिफोर किसके 30th डे के, तो कितना फ़ी पे होगा? लगभग हाफ. क्यों? क्योंकि अपील में अगर चेंज हो गया उसको पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं ना. जिसका आंसर इसलिए स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो गया सी. देखिए यहाँ पे मल्टीपल आंसर सही हो रहे हैं, जैसे कि कई बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में होते हैं. तो आप ध्यान से इसको देखिएगा. ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट सही मिला तो अपने टिक करके आगे बढ़ गए. सारे स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं, तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे. अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फी एक्ट. ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एग्जाम्पशन. देखिए कोर्ट फी एक्ट में देखिए नाम ही है कोर्ट फीस, तो फ़ी कैसे पे होती है, कितनी पे होगी, एग्जाम्पशन कब कब मिलेंगी, किस कंडीशन में मिलेगी, अथॉरिटी कौन है एग्जाम्प्ट करने का, ये सारे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. यही सारे रिपीट होते हैं बार बार. अगर आप इतना ही कर लेंगे तो कोर्ट फीस एक्ट में से आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे सही. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74. ये एक सवाल है लिमिटेशन एक्ट का. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अट्रैक्टेड इन द केस द सूट अगेंस्ट. किस टाइप के सूट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता है? डेब्टर में लगता है, मॉर्टगेज में लगता है, टेनेंट में लगता है, ट्रस्टी में नहीं लगता. ट्रस्टी में ये नहीं लगता. ये सिंपल सवाल आप याद रखिए कि ट्रस्टी के केस में लिमिटेशन का पीरियड नहीं लगता है. अगला सवाल है, अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ए हैज एक्नॉलेज इन राइटिंग द अमाउंट ड्यू वाज डेब्ट फ्रॉम बी एंड हैज प्रॉमिस्ड टू पे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट? इस टाइप ये सवाल पूछा गया है कि जो पीरियड है लिमिटेशन को, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उससे पहले राइटिंग में बी ने एक्नॉलेज कर लिया कि डेब्ट है और ये प्रॉमिस करता है पे का, तो उस केस में क्या इफेक्ट देखा जाएगा, इस एक्नॉलेजमेंट का से क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं. फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट. ये सही स्टेटमेंट है. अगला सवाल, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल. डिसेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि मान ली कोई आपदा आ गई, कोविड आ गया,
या कोई और कंडीशन आ गई जिस केस में वो कोर्ट जा ही नहीं पा रहा है या कोर्ट बंद है, समझ लें कि वो अपील ही नहीं कर पा रहा है, उस केसेस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सस्पेंड हो जाएगा। उस केस में उसको काउंट नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड के लिए। तो ये आप बहुत ध्यान दे देंगे किस केस में लिमिटेशन पीरियड सस्पेंडेड हो जाता है। 4-5 कंडीशंस हैं, उसको देख लेंगे तो आप आसानी से सही कर पाएंगे। अगला सवाल है, अंडर इंडियन लिमिटेशन एक्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिन्यूस है, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इस केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन एट एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब एक उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो उसके पास, सामने वाली पार्टी के पास एक नया मौका आ गया है अपने राइट्स को क्लेम करने का। सिंपल सवाल था। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर एक्यूरल ऑफ राइट टू सू इज प्रोवाइडेड। सिंपल सवाल है। सेक्शन देखिए, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्ट में, और सीधे सीधे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन 40% होते हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें हर केस में पता होना चाहिए। तो देखिए आंसर है इसका, क्या सवाल है, इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ डेथ के केस में जो राइट टू सू किस कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है सेक्शन 16 में। सेक्शन 17 क्या है, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर है। सेक्शन 18 है इंटरेस्ट है। सेक्शन 19 बेसिकली इंटरेस्ट है। और सेक्शन 20 है पेमेंट, पेमेंट बाई अदर के केस की बात हो रही है। अगले सवाल पे हम आते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग ईजमेंट बाय द वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ईजमेंट होता है मतलब आपने आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार दे दिया उन्हें एंजॉय करने के लिए, जैसे एक रास्ता दे दिया। तो ये किस केस में दिया हुआ रास्ता, और भी कई सारी चीज़ें हैं, और ये काफ़ी टाइम तक दे दिया गया तो उसका ईजमेंट राइट उस पर डेवलप हो चुका है। सवाल हमारा था इन टाइम इज प्रोवाइडेड, किस सेक्शन में टाइम प्रोवाइड किया, किस लिए, फॉर एक्वायरिंग ईजमेंट बाय द वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ईजमेंट बाय द वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 25 में। अगला सवाल है 80, थ्रू विच अमेंडमेंट एंड इन विच ईयर वाज सेक्शन 32 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट रिमूव्ड। सेक्शन 32 कब रिमूव हुआ था, ये सिंपल फॉरवर्ड सवाल है, रट्टा सवाल है, लेकिन देख रहे हैं आप कैसे सवाल आ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। 1974 में था ये। अगले सवाल पे हम आते हैं, डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट। डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट देखिए सवाल रिपीट हो गया, एक ही साल सवाल ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट कहाँ दिया है, सेक्शन 25 में, 26 में और सेक्शन 2 में, ठीक है। बट सवाल हमारे यहाँ नहीं, सवाल यहाँ पे कि शैल नॉट अप्लाई टू मैटर्स अराइजिंग इन द टेरिटरी टू विच इंडियन ईजमेंट एक्ट एक्सटेंड फ्रॉम, व्हाट इज, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है। सवाल आप समझे कि जो ईजमेंट दिया गया है 25 में, 26 में, 2 में, वो किस केस में अप्लाई नहीं होगा, टेरिटरी से रिलेटेड जो ईजमेंट है, ये कहाँ दिया है, सेक्शन 29 में। देखिए सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया, सीधे पूछते तो कन्फ्यूजन नहीं थी, बस कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया ऐसे सवाल। अगला सवाल है, अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर्स कौन कौन से इंक्लूडेड है इसमें से। पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है वो इंक्लूडेड है, पोस्ट मास्टर नहीं है। देखिए पोस्ट ऑफिस के कई सारे काम हैं, लेटर देना, कई सारे अलग अलग टाइप के जो सेविंग सर्टिफिकेट है वो इश्यू करना, पैसा जमा करना, तो उस केस में वो बैंक के तौर पे भी काम करता है। पेमेंट बैंक अब आजकल नाम हो गया कि उसके पास शुरू से बैंकिंग पावर्स थी, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो बैंकर के केस में आता है, बैंकर के कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगला सवाल है सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है किससे रिलेटेड सेक्शन 10, फॉरेन आइलैंड इंस्ट्रूमेंट से, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 है। होल्डर इन ड्यू कोर्स ये भी सेक्शन 9 है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इसका नन है, नन है, आंसर इसका नन है। और इसका किससे रिलेटेड है ये, पेमेंट, पेमेंट इन ड्यू, पेमेंट इन ड्यू से रिलेटेड है सेक्शन 10।
सेक्शन 12 है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और होल्डन डी को सुनाए। ये दोनों मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये सवाल आया हुआ है बाकी एग्जाम्स में भी। हर में सेक्शन नहीं बताते, लेकिन जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कई बार वो क्वेश्चन बन के आते हैं। देखिए इस बार का जो ऑप्शन है ना, अगले बार क्वेश्चन बन के आता है, तो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने हैं भले वो ऑप्शन में दिए हुए हों। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। एनआई की बात हो रही है, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन। देखिए ऊपर भी दिया हुआ है, देखिए ऊपर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं, वैसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे फॉरेन लॉ की बात की है। प्रिजम्पशन इन फॉरेन लॉ किस सेक्शन में है? हमारा है सेक्शन 137। सेक्शन 137 इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट की जो बात है, टू द बैंकर कुड बी सफिशिएंट टू मेक अक्यूज्ड लायबल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनआई एक्ट। किस सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? हम 138। बेसिकली 138 में क्या होता है कि आपको कोई पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट नहीं हो पाई, चेक बाउंस हो गया या पैसा नहीं था उसमें सफिशिएंट, उस केसेस में होता है। लेकिन अब मान ली पैसा उसमें था, लेकिन आपने बैंक में जाके कहती कि स्टॉप पेमेंट लगा दी कि आपका पैसा नहीं जाएगा, भले अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था, उस केस में भी सेक्शन 138 लायबल का रूल आ जाता है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 86 चैप्टर 14, जो चैप्टर 14 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये किससे रिलेटेड है? क्रॉस चेक से जी, और चेक स्पेलिंग गलत हो गई, चेक क्रॉस स्पेशली, चेक क्रॉस जनरली, क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू, ये तीनों है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक, काफ़ी में आंसर 1+2+3 या 1+2+4 ऐसे आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा सही है, तो आप पहला टिक करके भाग मत जाइएगा ना, ये सवाल नेगेटिव मार्किंग दे देता है आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल मत छूटिएगा। प्रिजम्पशन एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैड बी मेड। यहाँ पे डेट की बात, देखिए एनआई की काफ़ी सवाल आ चुके हैं, डेट की बात हो रही है, कब होगा ये? एज टू डेट होगा, एज टू ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट होगा, होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये तीनों केस में ये तीनों का प्रिजम्पशन मानी जाती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, तो आंसर होगा इसका डी। अगला सवाल है 88। द मेकर, acceptor and endorser respectively of negotiable instrument act is discharged from liability। मेकर, एक्सेप्टर, एंडोर्सर, ये तीनों को अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाता है किस केस में? बाय द वे ऑफ कैंसिलेशन, बाय द वे ऑफ रिलीज। आंसर हो गया सी। देखिए सी आंसर, मतलब 1+1 और 2 काफ़ी सवाल में हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो और थोड़ा सा डाउट हल्का सा भी, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला आ गया दूसरा एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट executed by और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात हो रही है, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है गवर्नमेंट की को कई प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जेम्पशन है उसमें। ये किस सेक्शन में दिया गया है? क्या होगा आंसर? आंसर इसका सेक्शन 90। सेक्शन 90। 88 है पब्लिक फंक्शनरी और 89 है ऑर्डर, बाय ऑर्डर। अगला सवाल आता है 90। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट डॉक्यूमेंट अदर देन विल्स remaining unclaimed in any registration office for a period exceeding years may be destroyed। रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो विल को छोड़ के और जो भी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट जो रखे गए हैं, कितने साल तक वहाँ रखे रहेंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए उनके भी तो गोडाउन में जो जगह है स्टोर, वहाँ पे लिमिटेशन है ना स्पेस की, तो विल के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अगर वो कितने साल होंगे, 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा रखे हुए हैं वहाँ पे। तो ना कोई डॉक्यूमेंट अपने रखा है वहाँ पे ना, तो उठा लीजिए उसको, वरना वो हटा दिया जाएगा। अगला सवाल है रजिस्ट्रेशन एक्ट का ही है, पेनल्टी की बात हो रही है फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशन, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। तो बेसिकली फोर्जरी की बात हो रही है, फोर्जरी की बात हो रही है, फोर्जरी हो रही है इस केस में, तो उसकी पेनल्टी कहाँ है दी हुई है, कितनी है? 7 ईयर्स, तो पहला आंसर इसमें 7 ईयर्स होती है।
अगला सवाल है, ये भी देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप, छोटा सा एक्ट है कितने सारे सवाल आ रहे हैं इससे। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर ए टेबल ऑफ फीस पेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सर्चिंग द रजिस्टर। वो थे, देखिए फिर से यहाँ पे एन बी। अगला सवाल है 93, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट टाइम लिमिट टू अपील टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन एक्ट का लिमिटेशन बाद टू अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड द डिनायल ऑफ द एग्जीक्यूशन। जो सब रजिस्ट्रार ने डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है वो रजिस्ट्रार के पास। किस केस में? डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में। ठीक है, कितना दिन है ये टाइम, क्या लगता है, सोचिए। इसका आंसर है 30 डेज, कम है वैसे ये टाइम। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू, ये है सेक्शन 63 पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट, ये सेक्शन 63 से रिलेटेड है। ओथ और रिकॉर्ड करना स्टेटमेंट, ठीक है, सेक्शन 63। अगला सवाल है 95, अब आ गया हमारा एसआरए, आवर बिलव्ड एसआरए। When the court has power to engage expert in under section 14A, सेक्शन 14A में कोर्ट के पास है इंगेज करना एक्सपर्ट को, ये उस केस में जब कोर्ट उसको नेसेसरी समझती है, बस यही कंडीशन है। अगर कोर्ट के पास नॉलेज कम है, उसको नेसेसरी समझती है कि बिना एक्सपर्ट के वो सही कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे, तो उसको इंगेज कर सकते हैं एक्सपर्ट को। अगला है क्वेश्चन 96, ये पूछा कि एसआरए में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है उसकी लिमिटेशन क्या है। इतना लंबा थोड़ी कटवाइए, तो आप भी स्टेटमेंट काट ही दो, तो आंसर इसका सी, 3 इयर्स। अगला सवाल है, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोविजन रिलेटिंग टू नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, नॉन एनफोर्समेंट बट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, ये किसमें दिया है? सेक्शन 18 में दिया हुआ है नॉन इन्फोर्समेंट। देखिए मैं बार बार उसको लिख के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सवाल रिपीट होते हैं। नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, सेक्शन 18। अगला सवाल है हमारा 98, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस रियल, क्या रियल, क्या सवाल है हमारा इसमें? रियल इंटेंशन, ये वर्ड मिस हो गया, ऐसे ना कई बार लिखते एडिटिंग करते समय चीज़ें मिस हो जाती हैं। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस रियल इंटेंशन, जब रियल इंटेंशन नहीं दिख रही है जो इंस्ट्रूमेंट दिया राइटिंग में, तो रजिस्ट्रार पेनल्टी कर सकता है। और पेनल्टी कितनी होगी, किस लिए होगी? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आपने रियल इंटेंशन नहीं दिखाया कि आपका रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए पेनल्टी लग सकती है उस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वरना आप तो किसी भी नाम से कर दोगे, बेनामी बनाते जाओगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्शियल कैंसिलेशन, यहाँ पे पार्शियल कैंसिलेशन, देखिए पार्शियल कैंसिलेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है अलग अलग एग्जाम में। पार्शियल कैंसिलेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है? ये सेक्शन 32 में दिया हुआ है, सेक्शन 32